कुख्यात अपराधी फ्रैंक मॉरिस से होती है, जिसे एक हाई सिक्योरिटी जेल अल्काट्राज में भेजा जा रहा था। अल्काट्राज समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित थी, जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक जेल से फरार होने के लिए मशहूर था। वह पहले भी कई जेलों से भाग चुका था, लेकिन अल्काट्राज से भागना, इसके बारे में तो किसी ने सोचा तक नहीं था। कोशिश करना तो दूर की बात थी। जेल में पहुंचते ही फ्रैंक की कड़ी तलाशी ली गई और फिर उसे उसके सेल में ले जाया गया, जहां अब उसे अपनी पूरी जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के दौरान उसकी मुलाकात लिटमस नाम के एक बुजुर्ग कैदी से हुई, जिसने एक चूहे को अपना पालतू बना रखा था। लिटमस से बातचीत के दौरान फ्रैंक की नज़र वुल्फ नाम के एक और कैदी पर पड़ी, जो खुलेआम उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फ्रैंक ने उसे नज़रअंदाज किया और लिटमस से बातचीत जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के ऑफिस में बुलाया गया। वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह भागने के बारे में सोचे भी मत, क्योंकि इससे पहले भी कई कैदी आए और गए, लेकिन कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया। लेकिन इसी बीच जब वार्डन अपना भाषण दे रहा था, फ्रैंक ने चुपके से उसकी मेज से एक नेल कटर चुरा लिया। देखने में यह एक छोटा सा औजार था, लेकिन अल्काट्राज जैसी जेल में छोटी सी चीज भी बहुत काम आ सकती थी। अपनी सेल में पहुंचते ही उसने नेल कटर को बाइबल के अंदर छिपा दिया। बाद में ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक के पास आया और उसे उकसाने लगा, लेकिन इस बार फ्रैंक चुप रहने के मूड में नहीं था। उसने वुल्फ को पकड़कर जोरदार पिटाई कर दी। इस घटना के बाद जेल में उसकी एक अलग पहचान बन गई। अब कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहां उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। इंग्लिश को अल्काट्राज में उम्र कैद की सजा मिली थी और सालों से उसने बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ी थी। उसने खुद को किताबों में डुबो लिया था ताकि हकीकत से बच सके। फ्रैंक और इंग्लिश दोनों को इतिहास से जुड़ी किताबें बहुत पसंद थी, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डोक नाम के एक कैदी से हुई, जो एक बेहतरीन कलाकार था। डोक अपना ज्यादातर समय पेंटिंग बनाने में बिताता था। उसका मानना था कि अल्काट्राज जैसी क्रूर जेल में इंसान आसानी से पागल हो सकता है, लेकिन पेंटिंग ने अब तक उसे मानसिक रूप से स्थिर रखा था। एक शाम एक गार्ड ने फ्रैंक को बताया कि जेल में एक बढ़ई का काम उपलब्ध है, जिसमें उसे हर घंटे पेंस एंड सेंट मिलेंगे। लेकिन फ्रैंक की मुश्किलें जल्द ही बढ़ने वाली थीं। एक दिन जब सभी कैदी ने अपनी सेल से बाहर थे, वुल्फ वापस लौट आया, इस बार एक हथियार के साथ। उसने फ्रैंक पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर डोक ने खतरा भांप लिया और फ्रैंक को सतर्क कर दिया। फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से हमले को रोक लिया, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वुल्फ ने एक गार्ड पर भी हमला कर दिया। इसके बाद दोनों को ही डी ब्लॉक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, एक ऐसी जगह जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक पिंजरे जैसा था, जहां कैदियों को पूरी तरह अकेला रखा जाता था। फ्रैंक को इस बात से बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसे सिर्फ अपना बचाव करने के लिए इतनी सख्त सजा दी गई थी। 2 हफ्ते बाद जब फ्रैंक को रिहा किया गया, तो लिटमस ने अपने पालतू चूहे के जरिए उसे एक वेलकम नोट भेजा। वापस आने के बाद फ्रैंक की दोस्ती उसके पड़ोसी चार्ली से हो गई, जो एक बड़ी चोरी के आरोप में जेल में बंद था। चार्ली ने फ्रैंक को बताया कि उसे बॉर्डर पार करके भागने का बहुत अफसोस था, क्योंकि उसकी इसी गलती ने उसके अपराध को और बड़ा बना दिया था। अगले दिन वार्डन ने अचानक जेल का निरीक्षण करने का फैसला किया। इस दौरान उसने कैदियों के सेल में अपनी ही एक पेंटिंग देखी, जिसे डोक ने बनाया था। शुरुआत में वार्डन को ये पेंटिंग बहुत पसंद आई, लेकिन अगले ही पल उसने जेल से डोक की बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को नष्ट करने का आदेश दे दिया। यह फैसला डोक के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसकी पेंटिंग्स ही उसकी एकमात्र खुशी थी, उसका सहारा थी। फ्रैंक ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये बस पेंटिंग्स थीं, लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहना चाहिए, पर डोक इस सदमे से बाहर नहीं आ सका। और फिर एक दिन शिफ्ट के दौरान उसकी 3 उंगलियां कट गईं। यह वार्डन के खिलाफ एक तरह की बगावत थी। जैसे ही यह हुआ, गार्ड्स ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाने का संदेश भेजा, जबकि फ्रैंक चुपचाप खड़ा होकर डॉक को देखता रहा।
उस रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा था, उसने देखा कि एक कॉकरोच वेंट से बाहर निकल रहा था। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद ये वेंट किसी बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर जाता है। तभी इंग्लिश ने उसे बताया कि वार्डन ने डॉग की सभी पेंटिंग्स सिर्फ इसलिए बाहर निकलवा दी थीं क्योंकि उसे अपनी खुद की तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अगले दिन खाने के समय फ्रैंक की मुलाकात दो भाइयों जॉन और क्लेरेंस से हुई, जिन्होंने उसे पिछली जेल से पहचान लिया। बातचीत के दौरान वे अल्काट्राज से भागने की असंभवता पर चर्चा करने लगे, क्योंकि यह जेल चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। उनके मुताबिक उन्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन उनकी इसी बातचीत ने फ्रैंक के दिमाग में एक नया विचार जगा दिया। वह इतिहास बनाना चाहता था। वह अल्काट्राज से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उस रात फ्रैंक ने वार्डन के ऑफिस से चुराए हुए नेल कटर की मदद से अपने सेल के वेंट के चारों ओर की सीमेंट को खुरचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे गार्ड्स के कदमों की आहट सुनाई देती, वह तुरंत नेल कटर को अपनी बाइबल में छुपा देता और पढ़ने का नाटक करने लगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वेंट के आसपास की सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। इसी दौरान मुलाकात के समय इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार से मिलने गए। इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि वह उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी हो चुकी थी। उसे अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का गहरा अफसोस था। दूसरी ओर चार्ली को अपनी मुलाकात के दौरान पता चला कि उसकी बूढ़ी मां की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर के अनुसार उसके पास अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे थे। यह सुनकर चार्ली के मन में अल्काट्राज से भागने की इच्छा जाग उठी। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना भागने का प्लान रखा। उसके अनुसार लगातार खारे पानी और समुद्री हवा के संपर्क में रहने के कारण जेल की इमारत कमजोर हो चुकी थी। यदि वे सावधानीपूर्वक सीमेंट को खुरचें तो वे वेंटिलेशन ग्रिल्स को हटा सकते हैं और पाइपलाइनों के जरिए जेल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन असली समस्या समुद्र पार करने की थी। फ्रैंक ने सुझाव दिया कि चूंकि क्लेरेंस जेल के कपड़ों के विभाग में काम करता था, वह धीरे धीरे रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता था। इन सामग्रियों की मदद से फ्रैंक लाइफ जैकेट और एक राफ्ट बना सकता था। मुझ पर भरोसा रखो, उसने कहा। सभी को फ्रैंक का प्लान काफी पसंद आया और उन्होंने इसे मिलकर अंजाम देने का फैसला किया। उस रात फ्रैंक हमेशा की तरह सीमेंट को खुरचने में लगा रहा, लेकिन इस बार चार्ली पहरा दे रहा था ताकि कोई गार्ड उनके प्लान के बारे में जान न सके। हालांकि फ्रैंक अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन नेल कटर छोटा होने के कारण काम बहुत धीमा और थकाऊ हो रहा था। यह तेज नहीं था, जिससे उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी और इसी वजह से उसके हाथों में चोटें भी आ गई। अगले दिन उसने यह समस्या अपने साथियों को बताई। उन्हें समझ में आ गया कि अब उन्हें एक बड़ा और ज्यादा प्रभावी औजार चाहिए। तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी चम्मच को अपने जूते पर घिसकर गंदा कर लिया और फिर गार्ड को बुलाकर इसकी शिकायत की। बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया और नई चम्मचों की मांग की। को इसमें कोई गड़बड़ी नहीं लगी और उसने आसानी से चम्मचें बदलने के लिए हामी भर दी। जैसे ही वे लोग चम्मचें बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर आए, जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक ने जल्दी से एक अतिरिक्त चम्मच अपनी जेब में डाल ली, लेकिन इतना काफी नहीं था। अतिरिक्त सामग्री इकट्ठा करने के लिए फ्रैंक ने लिटमस के साथ एक सौदा किया। उसने 20 दिनों की मिठाई के बदले जरूरी सामान ले लिया। फिर उसने चम्मच को पिघलाया और उसे नेल कटर और एक सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बनाया, जो नेल कटर से कहीं ज्यादा प्रभावी था। उस रात जब फ्रैंक तेजी से सीमेंट को खुरचने में लगा हुआ था, तभी अचानक एक गार्ड वहां आ गया। चार्ली, जो पहरा देने की जिम्मेदारी संभाल रहा था, उसे समय रहते देख नहीं पाया, लेकिन सौभाग्य से में इंग्लिश ने बीच में आकर गार्ड का ध्यान भटका दिया, जिससे चार्ली को जेल की सलाखों पर जोर से मुक्का मारकर फ्रैंक को सतर्क करने का मौका मिल गया। जैसे ही फ्रैंक को इशारा मिला, उसने तुरंत ही सारे औजार छुपा दिए। वे इस बार तो बच गए, लेकिन अब फ्रैंक समझ चुका था कि वह चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक ने पता लगाया कि वेंटिलेशन ग्रिल्स में स्क्रू भी लगे हुए हैं, जिन्हें हटाने के लिए उन्हें एक नया औजार चाहिए था। जब भी उसे बाहर जाने का मौका मिलता, वह ग्रिल से निकाली गई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता। कारपेंटर शॉप में काम करते हुए उसने चोरी छिपे एक छोटा औजार तैयार किया।
लेकिन उसे वहां से बाहर निकालना एक चुनौती थी। उसे मेटल डिटेक्टर को चकमा देना था। इससे बचने के लिए फ्रैंक ने एक जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा उठा लिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। जब मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजा तो उसने गार्ड को वही जंग लगा टुकड़ा पकड़ा दिया, जबकि असली औजार उसने अपने जूते में छुपा लिया। अपनी सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार की मदद से ग्रिल के स्क्रू खोल दिए। ग्रिल के पीछे पाइपलाइनों का एक जाल था। शायद यही उनकी आज़ादी का रास्ता हो सकता था। लेकिन फ्रैंक जानता था कि उन्हें और मजबूत योजना की जरूरत है। तभी उन्होंने गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सिर बनाने का फैसला किया। बिना समय गंवाए उन्होंने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जॉन का काम था जेल की नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना। मिनस चार्ली को पेंट का इंतजाम करना था और इंग्लिश की मदद से फ्रैंक ने कई सारे अखबार जमा कर लिए। सारा सामान मिलते ही फ्रैंक तुरंत अपने काम पर लग गया। सबसे पहले उसने अखबार को निकाली गई सीमेंट के साथ मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया। फिर उसने उस पर पेंट किया और असली दिखने के लिए उस पर बाल चिपका दिए। उनकी योजना थी कि वे इन नकली सिरों को तकियों पर रखेंगे ताकि गार्ड्स को लगे कि वे अपनी सेल में सो रहे हैं। अपने प्लान को और मजबूत बनाने के लिए चार्ली ने असली ग्रिल्स जैसी दिखने वाली नकली ग्रिल्स बनाई। भागते समय वे इन नकली ग्रिल्स को असली ग्रिल्स की जगह लगाकर गार्ड्स को धोखा देना चाहते थे ताकि किसी को पता न चले कि असली ग्रिल हटा दी गई है। एक रात फ्रैंक ने अकेले ऊपर चढ़ने का फैसला किया और नकली सिर और नकली ग्रिल का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वह पाइपलाइनों तक पहुंचा तो उसने देखा कि एक लोहे का दरवाजा रास्ता रोक रहा था। उसे पता था कि वह इसे अकेले नहीं खोल सकता। ठीक उसी समय एक गार्ड सेल का राउंड लगाने आ गया। जब वह फ्रैंक की सेल के पास पहुंचा तो उसे हल्का संदेह हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसी तरह वे इस बार भी बच गए, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी योजना में कुछ बदलाव की जरूरत है। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने पिछली रात की घटना पर चर्चा की। इस बीच जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी नकली खोपड़ियां तैयार कर ली थी, इसलिए सभी ने उसी योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया। उस रात जॉन और चार्ली फिर से लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। साथ मिलकर वे किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए और उसे पकड़ते ही समझ गए कि वे इसे काट सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें और उन्नत औजारों की जरूरत थी। अगले दिन संगीत कक्षा के दौरान चार्ली की नज़र एक पुराने पंखे पर पड़ी। उसे तुरंत लगा कि वे इसका उपयोग काटने के उपकरण के रूप में कर सकते हैं। इसे पाने के लिए उसने लिटमस के साथ सौदा किया। अपनी सारी मिठाइयों के बदले में वह पंखा हासिल कर लिया। क्लास से पंखे को बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने इसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा दिया, जिससे वे इसे आसानी से बाहर निकाल सके। जैसे ही फ्रैंक के हाथ में पंखा आया, उसने तुरंत ही उसे औजार में बदलने का काम शुरू कर दिया। उस रात वे फिर से लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। अपने नए औजार की मदद से उन्होंने दरवाजे को काटना शुरू किया। प्रक्रिया के दौरान काफी शोर हुआ, जिसकी आवाज गार्ड्स तक भी पहुंची, लेकिन गार्ड्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। अंततः फ्रैंक और उसके साथियों ने अपना बचने का रास्ता बना लिया था। उन्होंने मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भागने का फैसला किया, लेकिन मंगलवार सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया। वार्डन की नज़र उस पर पड़ गई और उसने तुरंत ही फ्रैंक को जेल के नियमों की याद दिला दी। वार्डन ने जेल के नियमों की याद दिलाते हुए उस फूल को अपने पैर से कुचल दिया। वार्डन की इस हरकत से लिटमस सबसे ज्यादा गुस्से में आ गया। जैसे ही उसने वार्डन पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक के सेल की तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन जब उसे वहां कुछ नहीं मिला तो वह गुस्से से भर उठा। अपने इसी गुस्से में उसने चार्ली और फ्रैंक को अलग अलग सेल में भेजने का आदेश दे दिया। उधर वुल्फ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आ चुका था और अब वह पूरी तरह से फ्रैंक पर हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, इंग्लिश ने उसे पकड़ लिया। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइपलाइन में मिलने की योजना बनाई, लेकिन एन वक्त पर चार्ली घबरा गया और उसने भागने के प्लान से पीछे हटने का फैसला किया, जबकि बाकी तीनों कैदी अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते रहे।
वहीं चार्ली वहीं खड़ा देखता रहा कि उसकी आज़ादी का सपना उसकी आंखों के सामने से दूर होता जा रहा था। इधर फ्रैंक और बाकी साथी लोहे के ध्वज उतार कर छत तक पहुंच चुके थे, जहां उन्हें सर्चलाइट से बचना था। चार्ली ने उन्हें जाते हुए देखा और आखिरकार उसने भी जेल से भागने का मन बना लिया। वह तेजी से पाइपलाइन से होते हुए लोहे के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन अब वह अकेला था। वह इस दरवाजे को खुद पार नहीं कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसके डर ने उसकी आज़ादी छीन ली थी। दूसरी तरफ सर्चलाइट से बचते हुए फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल की दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने ध्यान से आसपास देखा कि कोई गार्ड तो नहीं है। फिर वे चुपचाप दीवार फांद कर जेल से बाहर निकल गए।